So hello everyone, welcome to the another video. So we are continuing our series JPSC and the related topics. So in the previous video we are discussing about the syllabus of JPSC examination, and we had already discussed about the preliminary examination and for mains paper 1, which is Hindi and English. So now in this video we are going to talk about the paper which is related to the GPSC examination, and this paper is paper 3. So now in this paper it comprises of two topics. एक तो है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी. हिस्ट्री के सेक्शन को अगर हम बांटे तो हिस्ट्री एंशंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में, मॉडर्न में और हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इन चार सेक्शन में ये हमें देखने को मिलता है. अगर हम एंशंट पीरियड से शुरुआत करें तो आपको सिलेबस में डिटेल में मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर में, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर इसके एंटिक्विटी की ये सोर्सेस कहाँ से आ रहा है, क्या ये बुर्जहोम से आ रहा है, नियोलिथिक कल्चर है, इसका एक्सटेंड कहाँ तक था. अगर इंडिया के मैप को आप देखें अच्छे से तो उसका एक्सटेंड किस एरिया में था, ये वाला पोर्शन पार्ट हम देखते हैं यहाँ से इंडस रिवर फ्लो कर रहा है, तो कौन से पार्ट में इसका एक्सटेंड था और इसकी फीचर्स, इसके फीचर्स के ब्रिक्स कौन से यूज़ किए गए थे, हाउसेस की डिज़ाइंस कैसे होते थे, रोड्स का ग्रेनरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के ऊपर में जो है हम फीचर्स को देखेंगे. ना उसके बाद ओरिजिन ऑफ आर्यंस, फिर हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हो चुका, डिक्लाइन के बाद बहुत सारे लोगों का अलग अलग कारण है, आपको पढ़ने को डिटेल में मिलेगा. सो आर्यन का इन्वेजन से माना जाता है कि आर्यंस आए और उनके वजह से फिर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ख़त्म हुआ. एक और अलग हिस्टोरियन और उनकी थ्योरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फ्लड के वजह से हुआ, कोई कहता है माइग्रेशन की वजह से हुआ, बहुत सारे अलग अलग ऐसे रीज़न हैं. सो आर्यंस के बारे में पढ़ना है, आर्यंस की एंटिक्विटी को पढ़ना है, ट्रेसेस की वो हिस्ट्री में किस जगह से आए, कहाँ से थे, सेंटर एशिया से थे, यूरोप से थे, साइबेरियन रीजन से थे, कहाँ से थे. फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफिकेशन की, वैदिक लिटरेचर को हम अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे कि जैसे ऋग्वेदा है, अथर्ववेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेदा है, इन वेदास के बारे में स्ट्रैटिफिकेशन को पढ़ना है. फिर आर्यंस के टाइम की सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजियस ड्यूरिंग द अर्ली ऋग वैदिक पीरियड. सो हम सबको पता है कि डिक्लाइन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, तो आईवीसी जो था वो आपको कौन सा सिविलाइजेशन था, ये अर्बन सिविलाइजेशन था. अर्बन सिविलाइजेशन था. जब ये डिक्लाइन हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो नई शुरुआत होती है वो रूरल से शुरुआत होती है, और ये जो रूरल होता है ये अर्ली वैदिक पीरियड होता है. तो अर्ली वैदिक पीरियड में लोग कैसे थे, वमन का स्टेटस कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, क्या वो ट्रेड के लिए कॉइन का यूज़ करते थे, पैसे रुपये का यूज़ करते थे, या फिर वैदिक प्री वैदिक टाइम में लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, वमन का स्टेटस क्या था, रिलीजन उस टाइम पे कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें देखने को मिलेगा. नाउ जब आप ये पढ़ेंगे तो आगे आपको लिच्छवीज के बारे में, मैंने क्वेश्चन लास्ट में ऐड किया हुआ है, लिच्छवीज के बारे में, लिच्छवीज कौन थे और उनका रिपब्लिकन क्यों ये फेमस था, जो इनका रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन था. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने जो नेता हैं, जैसे कि आज के वक्त में जो हम लोग एमपी और एमएलए का चुनाव होता है, इस एमपी और एमएलए के इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके हम वोटिंग के थ्रू अपने जो हमारे जो नेता होते हैं हम उनको चूज करते हैं. तो कैसे लिच्छवीज उस जमाने में, लिच्छवीज के टाइम पे पार्ट ऑफ वज्जी क्लैन का ये पार्ट हुआ करता था रिपब्लिकन, वो इसके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है और ये डिटेल में आपको जेपीएससी बताता है सिलेबस में. राइज ऑफ मगध, अब जो महाजनपदास वाले कॉन्सेप्ट है
कि कैसे धीरे धीरे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद वैदिक पीरियड शुरू हुआ। वैदिक पीरियड को भी हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के फॉर्म में पढ़ते हैं और लेटर वैदिक पीरियड के फॉर्म में पढ़ते हैं। फिर लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वमन का कंडीशन बहुत ख़राब हुआ, धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो रिलीजन्स की तरफ ज़्यादा बढ़ा। फिर 1000 बिफोर क्राइस्ट एरा में आयरन मिल गया, और जैसे ही आयरन मिला, आयरन का रिवोल्यूशन हुआ, तो कुछ सालों के अंदर ही धीरे धीरे जो गांव थे गांव थे जिनको हम लोग नॉर्मली गना बोलते थे, छोटा यूनिट हुआ करता था, ये यूनिट कैसे धीरे 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 ग्रेजुअली ये डेवलप होता है और डेवलप होकर के जो है ये महाजनपदास बनते हैं। महाजनपदास, ये टोटल महाजनपदास 16 थे। अब इससे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ये जो 16 जो महाजनपदास थे, इनमें से कैसे रोल क्या है मगधा का, कि मगध एम्पायर कैसे पावरफुल बना। तो मगध एम्पायर के बारे में डिटेल में स्टडी करना है आपको। मौर्यंस के बारे में आपको पढ़ना है, इनका एक्सटेंट कहाँ तक था, इंडिया के ये किस किस एरिया में कहाँ तक ये फैले हुए थे, कलिंगा वॉर से कैसे अशोका के जिंदगी पर इम्पैक्ट पड़ा और उसने बुद्धिज्म को अपनाया, और बुद्धिज्म को अपनाने के बाद उसने धम्मा की पॉलिसी अटेंड की, उसने कैसे फॉरेन पॉलिसीज बनाए, कैसे उसने दूसरे नेशन जैसे श्रीलंका या फिर अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो है उसने रिलेशन को बनाया विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेसी। अशोका के टाइम में डेवलपमेंट कैसे हुआ आर्ट का, पॉलिसीज उसकी क्या थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। आज के वक्त में भी हम देखते हैं कि जब आप आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनेंगे, तो जब आप आईपीएस बनेंगे तो आपके शोल्डर पर जो ये स्टार्स लगे होते हैं, अलोंग विद द स्टार आपको एक अशोक स्तंभ का वो जो शेर वाला है वो मिलेगा। हमने एम्बलम को वहीं से लिया है, जो इंडिया का जो एम्बलम है वो अशोका का ही धम्मा का आपको देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मौर्यंस, अब मौर्यंस के टाइम में आर्किटेक्चर्स कैसा था, तो आपको आर्ट भी पढ़ना है और आर्किटेक्चर्स भी पढ़ना है कि बुद्धिज्म के लिए उन्होंने क्या क्या चीज कराए। जैसे हम लोग चैत्यास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग विहारास के बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कैसे कैसे आर्किटेक्चर और आर्ट का वहाँ पे यूज किया गया। फाइनली हम लोग फिर कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे फेमस रूलर रहा है कनिष्का, और कनिष्का का जो एक्सटेंट है वो अफगानिस्तान बक्टीरिया तक माना जाता था। एक्सटेंट पढ़ना है हमें कनिष्का के बारे में, उसकी रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पढ़ना है, और कुषाणा पीरियड्स में क्या क्या लिटरेचर में और एजुकेशन के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुए, तो स्पेशली कनिष्का के लाइफ के बारे में पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन कनिष्का पे आ सकता है, उसके एक्सटेंट से भी पूछ सकता है, या इसके आसपास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब बेसिक थीम है कि कनिष्का और कुषाण पीरियड के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं थर्ड फोर्थ सेंचुरी में इंडिया में एक अलग से डायनेस्टी जो है गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज होता है, और ये खास करके जो है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश वाले रीजन में, और हालांकि ये तो फैला हुआ था ही, हालांकि ये अगर देखा जाए तो इंडिया के इस हिस्से में अगर मैं देखूं तो आपको ये पूरा हिंदू कुश वाला रीजन, अफगानिस्तान और ये बिहार और ये जो नेपाल यूपी, इन सब में ये गुप्तास फैले हुए थे। लेकिन हाँ, साउथ इंडिया में ये टोटल नहीं थे, हाफ पार्टीशन मतलब नदन डेक्कन प्लेट्यू तक, और इधर आपको देखने को मिलता है इनका एक्सटेंट। देखते हैं गुप्ता एम्पायर का ये एक्सटेंट है। इनके पीरियड में डेवलपमेंट बहुत हमने देखा। लैंग्वेज के तौर पर जो संस्कृत है वो इमरजेंस होता है, लिटरेचर्स बनते हैं, कालिदास इस वक्त के बहुत फेमस हैं, हरिसेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता टू के बारे में पढ़ने को मिलेगा, समुद्रगुप्त के बारे में आपको जानकारी रखना है। इस टाइम पे कैसे रिलीजन्स जो है वो डोमिनेट करता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस वक्त के बहुत फेमस है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है इस वक्त को इंडिया का, ठीक है। गुप्ताज के बाद जब आगे आप बढ़िएगा तो हर्षवर्धन के पीरियड को आपको पढ़ना होगा। इसमें ये ग्रेट लास्ट इंडिया का ग्रेट हिंदू रूलर ये रहा नॉर्थ इंडिया का। इस वक्त पे कल्चर क्या था, इसके अचीवमेंट्स क्या थे उसके पीरियड्स में, ये पढ़ना है आपको। चोलाज के बारे में पढ़ना है कि इनका मैरीटाइम अचीवमेंट क्या था, ये मैरीटाइम्स पे इनका बहुत कंट्रोल था, पावर था, और इसके वजह से जो इनका रिश्ता था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ था। साउथ ईस्ट अभी का अगर मैं बात करूं, एशियन कंट्रीज जो एसोसिएशन ऑफ आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें टोटल 10 कंट्रीज आते हैं। उन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज के साथ चोलास का बहुत अच्छा रिलेशन था, यानी कि इनका समुद्र के ऊपर में बहुत अच्छा कंट्रोल था। ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर कल्चरल अचीवमेंट्स क्या था, पल्लवास के बारे में, यानी पल्लवा पढ़ना है, पांडवा पढ़ना है, और इन सब से रिलेटेड में आपको जो है इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स को ध्यान से अच्छे से समझ समझ के पढ़ना है। अब मैं बता दूं कि हमने अभी तक में एंशियंट पीरियड के इन सारी चीज़ों को डिस्कशन किया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एंशियंट पढ़ना है तो इसका सोर्स क्या फॉलो करें। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले बेसिक्स जो है आप, अगर आप बिगनर हैं तो 6 से लेके आप 12 तक की बुक्स को, एनसीईआरटी को एक बार रीड करो। ठीक है, आप एक बार वन टाइम आपने इसको रीड कर लिया, एक बार रीड कर लिया हो गया। सेकंड टाइम के रीडिंग में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ठीक है 10 तक की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से लेकर के आप पढ़ सकते हैं, आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आप चाहते कि नहीं मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है, मेरा अब वैसा कोई ये नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, अच्छे से रेडी है, सब कुछ कर लिया है, मुझे अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप आर एस शर्मा की एंशियंट इंडिया की बुक आती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये नोवेल के फॉर्म में है। आप चाहें तो इसको 10 दिन का टारगेट लेकर के 10 डेज का टारगेट लीजिए और 10 दिन में इसको बुक को पढ़ डालिए। इसके साथ मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और वो है आपको, चाहे वो एंशंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, सब चीज़ के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक। ठीक है, ये वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु की बोर्ड में जाइए, आपको एंशंट से लेकर के मिडिवल, हिस्ट्री, मॉडर्न, सब डिटेल मिलेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस मिलेगा, हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको फॉलो करना है, एक बार अगर आप बिगनर हैं तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, या तो फिर आप इसको पढ़िए या तो फिर से आप इसको पढ़िए। सोर्स एक बार हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में देखते चलना है, पीवाईक्यू जो पेपर है पीवाईक्यू को देखते चलना है, और पीवाईक्यू के बेसिस पर, क्योंकि मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन थीम है आपका, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है इसका पूछ दे कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ, और यही आपसे पूछ दे 30 नंबर का, 32 नंबर का। तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो थीम पे है ही, उसके आसपास के टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कवर करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिजनेसेस पे आ जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स पूछ दे। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या था, फीचर क्या था, फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन क्या था, तो थीम वही है, आसपास की थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स को लेके क्लियर करना है। हमने जेपीएससी के साथ और क्या देखा है कि जेपीएससी कई बार यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो होते हैं उनको ध्यान से पढ़िए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स मगध पीरियड वाले को वो रिपीट करते हैं और हु बहू जेपीएससी उसको उठा करके एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा, जेपीएससी की खुद के पीवाईक्यू को आप उठाइए, और मेंस के, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेंस एग्जाम का, इसको उठा के देखिए। प्रीलिम्स के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, अगर आपने इतना डिटेल में मेंस का कवर अच्छे से कर लिया तब तो प्रीलिम्स के लिए खैर कोई उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि जेपीएससी में प्री के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने बांट दिया है, 5 नंबर एंशियंट से, 5 नंबर मॉडर्न से, मिडिवल से, और 5 मॉडर्न से। ये 15 जो है नंबर आपका कंफर्म है, इनमें से कितना भी खराब अगर आप करेंगे तो 12 नंबर 10 नंबर तो आप ले ही आएंगे, और निगेटिव का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, नाउ ये सब पढ़ने के बाद मैंने सोर्सेज बता दिया, पीवाईक्यूज बता दिया, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है और इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, अगेन मिडिवल पीरियड चाहते हैं तो यहाँ से सोर्स, चाहते हैं पढ़ना तो तमिलनाडु की बोर्ड को लेकर के सोर्स को पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड की बुक को उठाइए और इसमें पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नाउ मिडिवल पीरियड में क्या बोल रहा है आपको, इन्वेजन ऑफ अरब इन इंडिया, अरब्स का इन्वेजन हुआ इंडिया में, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक में भी मिल जाएगा। गजनवीड्स के बारे में, कैसे गजनवाइट का इन्वेजन हुआ इंडिया में। सो इंडिया को कहा जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि एंशियंट टाइम में इंडिया और वेस्ट का कनेक्शन बहुत अच्छा था, ट्रेड्स बहुत अच्छे से होते थे, इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था, इंपोर्ट भी करता था, बट इंडिया हमेशा सरप्लस में रहा था शुरू में। अब सरप्लस में रहने के कारण इंडिया के पास पैसा बहुत है,
तो पैसा ज़्यादा है, तो अब अगर आप गुप्ता पीरियड को देखेंगे, गुप्ता पीरियड को जब अगर आप देखते हैं तो गुप्ता पीरियड में धीरे-धीरे इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई। तो जब भी अगर आपका इकोनॉमी खराब होता है, तो उसके जगह ले लेता है रिलीजन। तो रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, और ये शुरू से चलता आ रहा है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि जब भी इकोनॉमी खराब है, आप बता दो कि आपका भगवान, आपका खुदा, आपका गॉड खतरे में है। आप मंदिर मस्जिद के टॉपिक को ले आइए, जनता उन्हीं बातों में उलझी रहेगी और लोग इकोनॉमी पे ध्यान ही नहीं देंगे। हालांकि गुप्ता पीरियड बहुत गोल्डन पीरियड माना जाता है, बट डिक्लाइन भी हम वहीं से देखते हैं कि इंडिया जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और फ्यूडरेटरी सिस्टम की तरफ जाता है, और किस तरीके से जो इनका वेल्थ होता है राजा महाराजा वो ज्यादातर मंदिरों में दिया करते हैं। तो जो बाहर से जो इन्वेजन है, जैसे ये अरब्स इन्वेजन हो रहा है, गजनवाइड हो रहा है, दे आर मुस्लिम्स। ये मानते ही नहीं है आपके रिलीजन को। इनका रिलीजन और इंडिया में रहने वाले लोगों का रिलीजन डिफरेंट है। वो मंदिर को, ये जो मंदिर है, मंदिर को देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। अब इनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन यहीं के लोग, क्योंकि इंडिया शुरुआत से जो वर्ना सिस्टम हुआ और कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, राजा राजा के बीच में लड़ाई हुआ, तो कमजोर राजा बड़े राजा से लड़ने के लिए मदद लिया करता था फॉरेनर्स का। तो उन्हीं लोगों के थ्रू धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, और जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने मंदिरों में लूटा। एक बार लूट के गए, दोबारा आए, और बार बार मल्टीपल टाइम तक ऐसा देखने को मिला। फाइनली एक सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ, और वो दिल्ली सल्तनत वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा एग्जाम में मार्केट रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी का पूछता है। मैं आपने क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं देखिएगा बैकलॉग के एग्जाम में भी और जेपीएससी के मेन एग्जाम में भी ये सवाल पूछा है। तो दिल्ली सल्तनत तो आपका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे डायनेस्टी जितने दिल्ली सल्तनत में आए हैं उन सबको पढ़ना है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको यूटोपियन पॉलिसीज, उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई और उसमें वो फेल हो गए। तो इन दोनों के बारे में तो खास करके हमें पढ़ना है। उसके बाद मंगोल का इन्वेजन हुआ इंडिया के ऊपर में, इन्वेजन हुआ, इसको पढ़ना है। फिर थोड़ा आगे आप चलिएगा तो कुछ पढ़ने के बाद आपको रिलीजियस मूवमेंट, या आपको तमिलनाडु की बोर्ड में यहाँ भी फिर से मिल जाएगा। ठीक है। आपको सूफीज्म मिलेगा, भक्ति मिलेगा, भक्ति पोइट्स मिलेंगे, इन सब के बारे में आपको डिटेल में चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ के बाद शुरू होता है डाउन ऑफ इंडिया, इस्लामिक कल्चर। इंडिया में अब धीरे धीरे इस्लाम आ चुका है। अब कैसे ये इंडिया का कल्चर और इस्लामिक कल्चर आपस में इन्फ्लुएंस करेंगे, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जन्म होगा। और यहाँ पर उर्दू और हिंदी लैंग्वेज का हम देखेंगे संगम, जिसको हम लोग गंगा जमुनी तहजीब बोलते थे। गंगा जमुनी तहजीब। ठीक है। तो ये चीज़ की शुरुआत होगी। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा मुगल पीरियड। तो मुगल के बारे में तो पूरा पढ़ना है। मुगल के बारे में यानी कि बैटल ऑफ पानीपत कैसे हुआ, अचीवमेंट, शेर शाह सूरी बीच में आ गया। शेर शाह सूरी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो 15 ही साल के लिए रूल कर रहे हैं, बट उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका पीरियड। फिर आपको कंसोलिडेशन, मुगल एम्पायर कैसे कंसोलिडेट हुआ, कैसे वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बना। जागीरदारी सिस्टम जो अकबर ने शुरू की, अकबर के द्वारा शुरू की गई जागीरदारी सिस्टम, वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बेस बना। अकबर का रिलीजियस पॉलिसी जो टॉलरेंस था वो पढ़ना है आपको थीम के अंदर। राजपूत के साथ इसका रिश्ता कैसा था। मुगल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, मुगल के आर्ट आर्किटेक्चर्स पेंटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहांगीर के टाइम पर ये एकदम अपने जिनीत पर रहते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल पीरियड्स की इकोनॉमी कैसी थी। फिर मुगल पीरियड्स का धीरे धीरे हम डाउनफॉल को भी देखना है। सो आपको मुगल्स पीरियड पढ़ना है, और साथ में 1707, आपको 1707 तक, यानी कि डेथ ऑफ किंग औरंगजेब, औरंगजेब बादशाह तक, औरंगजेब बादशाह के डेथ तक आपको पढ़ना है। और औरंगजेब की क्या इन पॉलिसी रही और इस पॉलिसी के वजह से कैसे मुगल का डिक्लाइन हुआ। ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो आपको इस तरीके से इस टॉपिक को तमिलनाडु बोर्ड से चाहे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और आफ्टर 1707, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, अब मुगल्स का डिटोरिएशन शुरू होगा। वीक रूलर्स आएंगे,
करप्शंस बहुत ज़्यादा उनके बीच में होगा, फिर नोबल्स का यहाँ से जन्म होगा, और एट द सेम टाइम मराठास जो होंगे वो इनका राइज होगा। सो मराठा आपका थीम रहेगा अगला। मराठास पढ़ने के लिए आप मराठा का राइज कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ, शिवाजी का रोल क्या है। अभी रिसेंटली 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया का है वो बना है शिवाजी के द्वारा जो फोर्ट्स हुआ करते थे, जो शिवाजी के द्वारा जो फोर्ट्स हुआ करते थे जहां जहां पे इनका कंट्रोल था, उससे रिलेटेड ये इसमें शामिल हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, थीम हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से इस थीम से क्वेश्चन आ जाए। नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन इनका कैसा रहा, और मराठा का फिर डाउनफॉल कैसे हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, और ब्रिटिश का फिर वहां से इमरजेंस हुआ। सो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब है बहुत अच्छी, उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी इसको बोला जाता है। सो मॉडर्न पीरियड के बारे में आप पूरी बुक को पढ़िए, पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, जो भी है 200 पेजेस है। उसको 10 दिन का टारगेट बनाइए और 10 दिन में इसको पढ़ डालिए, ठीक है। एक बार पढ़ा कोई बात नहीं, एक बार पढ़िए, फिर दोबारा शुरू करिए, सेकंड टाइम पढ़िए, फिर थर्ड टाइम पढ़िए, फिर फोर्थ टाइम पढ़िए। कोशिश करिए मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम में हो या मेंस में होगा, आपका एक बेसिक सा कंप्लीट होगा आपका एक थीम, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत, जब मॉडर्न पीरियड को आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रिटिश से पढ़िए और यूरोपियन से यहाँ पढ़ने का कोई टेंशन नहीं है। इस बुक को आपने एक बार पढ़ लिया, इस बुक को पढ़ लिया, इस बुक में आपको 1707 यानी कि मुगल बादशाह का डेथ हो चुका है औरंगजेब का। अब बहादुर शाह जफर का पीरियड शुरू हुआ, बहादुर शाह का शुरू हुआ है, सॉरी, जफर तो सबसे लास्ट होंगे। तो बहादुर शाह का टाइम पीरियड शुरू हुआ है, कैसे उन्होंने पॉलिसीज बनाई, कैसे नोबल्स का रोल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वहां से शुरू करना है, फिर मराठास वगैरह ये सब आएंगे। अलॉन्ग विद दिस एक और बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, वो नोट्स के फॉर्म में है, और वो है आपको स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एकदम मस्ट है, पढ़िए तो पढ़िए ही पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स के फॉर्म में है, छोटी सी मोटी सी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न के लिए। ये दो किताब इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से मिल जाते हैं। विपिन चंद्रा से आपका बेस कंप्लीट होगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिलेगा, फैक्चुअली होता है। आप जेपीएससी का कर रहे हैं तो भी, अगर आप यूपीपीएससी का कर रहे हैं, यूपीपीएससी का कर रहे हैं तो भी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड में शुरुआत होता है यूरोपियन की सेटलमेंट से। यूरोपियन कैसे शुरुआत में बिजनेस के लिए आए और फिर धीरे धीरे यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ग्रोथ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका कैसे ग्रोथ होगा, कंसोलिडेशन कैसे होगा, रॉबर्ट क्लाइव का इसमें क्या रोल है, फिर वो पावर में आएंगे इंडिया में, आने के बाद उनका बैटल ऑफ प्लासी होगा, कैसे वो बंगाल के ऊपर में वो कंट्रोल करेंगे, बक्सर होगा, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की जाएगी, फिर धीरे 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 ये अपनी कंट्रोल को एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे, मैसूर पे ये कब्जा करेंगे, सब्सिडरी अलायंस ये लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आएगा डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रीट आएगा, इसके बारे में आपको स्पेशली डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और लैब्स के साथ साथ आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, इन दोनों के बीच में आपस में लिंक लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये हो गया तो रेजिस्टेंस आया कॉलोनियल रूल में, पीजेंट्स का, ट्राइबल्स का, कल्चरल रेनेसांस और रिवॉल्ट 1857 फाइनली। सो पीजेंट का रिवॉल्ट अलग से पढ़िए, एक टॉपिक बना लीजिए, पीजेंट रिवॉल्ट कब हुआ, कब हुआ, डेट के साथ, डेट या ईयर अगर दिया हुआ है तो और बेटर है, क्योंकि कई बार ये रिवॉल्ट, ये पीजेंट रिवॉल्ट, ये चार ऑप्शन दे देता है और आपको बोलता है कि इसको अरेंज करो कि सबसे पहले कौन हुआ। ट्राइबल रिवॉल्ट में कौन सा रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ, ठीक है, तिलका मांझी के बारे में भी पढ़िए आप, झारखंड में तो खैर पढ़ेंगे ही आप। फिर रेनेसांस कैसे हुआ, लोगों के बीच में जागरूकता कैसे हुआ, रेनेसांस का मीनिंग होता है रीबर्थ। रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे था, बहुत सारे इसके पीछे लॉन्ग टर्म कारण थे, बट इंस्टेंट कारण था आपको रॉयल इनफील्ड वाली, ये रॉयल इनफील्ड गाड़ी नहीं, इनफील्ड कारतूस हुआ करता था, ये गोली हुआ करता था, और इस गोली में जो है आपको दांत से खींच के निकालना पड़ता था, जो कि हमने बचपन में सब किसी ने पढ़ा होगा। और मंगल पांडे खींचते हैं, लगाते हैं और अपने ही सामने ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है ये गोली मार देते हैं,
और यहाँ से ये इंस्टेंट शुरुआत होता है बैरकपुर, बैरकपुर से मेरठ और मेरठ से फिर फाइनली जितने सिपाही होते हैं वो सब पहुंचते हैं कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली पहुंच करके ये अपना जो नेतृत्व है, ये राजा जो है वो चुनते हैं बहादुर शाह जफर को। जफर इनका टाइटल है और इनको बोलते हैं कि आप हमारे राजा हैं। और सारे लोगों के अंदर गुस्सा आक्रोश भरा हुआ है। लेकिन हालांकि यहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारती है और इस रिवॉल्ट को रिप्रेस कर देती है। और बहुत जगह पर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा 1857 में कौन किस किस जगह से रिवॉल्ट किया था। दिल्ली में कौन था, लखनऊ में कौन था, कलकत्ता में कौन था। तो अलग अलग ऐसे कर करके आपसे पूछेगा झांसी में कौन था। तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन कहाँ से था, आरा के कुंवर सिंह, इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। फिर सोशल रिफॉर्म्स कब हुए, इन सब में सबसे एक इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं वो RRR, राजा राम मोहन रॉय। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इनके बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। फिर धीरे धीरे ब्रह्म समाज को हम देखते हैं, आर्य समाज पढ़ना होगा, रामाकृष्ण मिशन पढ़ना होगा, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे हुए, मुस्लिम्स के बीच में सैयद अहमद खान का क्या रोल था, वहाबी मूवमेंट्स कैसे हुए, अलीगढ़ मूवमेंट्स क्या हुए। ये सब डिटेल्स जितने भी हैं, ये टॉपिक प्रॉपर दिए हुए हैं आपको स्पेक्ट्रम में। आप स्पेक्ट्रम को जाइए, स्पेक्ट्रम को गो थ्रू करिए, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपको ईयर याद रखना है, कौन कब बना, कैसे कैसे बना, कौन किसका क्या रोल है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ फिर यहाँ से वुमेन्स की स्टेटस के बारे में बात होने लगी, कैसे सती सिस्टम जो है बेंटिक के टाइम पे हुआ, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। फिर विडो रीमैरेजेस एक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, वुमन के एजुकेशन के, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, बेथुन स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएंगी। फिर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी। 2024 जेपीएससी का यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट रहा है। सो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िएगा। आपको अगेन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, आप सब में से कवर कर सकते हैं, मैंने सोर्सेज आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेशनलिज्म की भावना शुरू हो जाएगी लोगों के अंदर 19 सेंचुरी में। धीरे 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 लोगों को नेशनलिज्म के बारे में पता चलेगा। 1857 का रिवॉल्ट हो गया। सो एओ ह्यूम आते हैं, एओ ह्यूम, और एओ ह्यूम आकर के आईएनसी का 1885 में स्थापना करते हैं। इससे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जुड़ते हैं जो ब्रिटिश की बहुत सारी पॉलिसीज के खिलाफ में होते हैं। सो ब्रिटिश क्या करते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, जो इंडिया के लोकल लोग होते हैं, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जब वो एजुकेट हो जाते हैं तो वो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को उठाते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, जैसे कि फ्रेटर्निटी, जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उठाते हैं और वो ब्रिटिश से ही सवाल करना शुरू कर देते हैं। आईएनसी का फॉर्मेशन शुरुआत में एज अ सेफ्टी वॉल्व के तौर पे किया गया था, ये एक थ्योरी मानी जाती है। कहा जाता है कि आईएनसी की जब शुरुआत हुई, जब बनी, तो ब्रिटिश को लगता था कि आगे कहीं रिवॉल्ट ना हो दोबारा। उस रिवॉल्ट से बचने के लिए इन्होंने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। पहली जो सेशन हुई थी 1885 में हुई थी, जिसमें 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो WC बनर्जी थे और ये हुआ था बॉम्बे में आपका, ठीक है। तो इन ब्रिटिश ने इनको बनाया कि आगे रिवॉल्ट से बचने के लिए, रिवॉल्ट ना हो, ये लोग जाकर के समझाएंगे हिंदुस्तानियों को और रिवॉल्ट होने से बचेगा और ये सारा कुछ। तो हम सब ने पढ़ा कि 1857 के बाद आप सबको पता है कि पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के विक्टोरिया क्वीन को दे दिया गया था। फिर ब्रिटिश की बहुत सारी पॉलिसीज से यहाँ के लोग, यहाँ के पीजेंट्स, यहाँ के डेली वेजेस वर्कर, यहाँ के एजुकेटेड मिडिल क्लास सारे लोग परेशान थे। सो धीरे धीरे आईएनसी जो है लोगों की आवाज बनता है। एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, प्रार्थना सभा और ये सब बहुत सारी जो सभा थे, समिति, इन सब का बनना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में टेंशन इमरजेंस होता है, जिसके वजह से 1907 में हम लोग सूरत स्प्लिट को देखते हैं और कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है। बाद में चल करके ब्रिटिश जो है 1909 में मॉर्लोमेंटो रिफॉर्म लाता है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। और इसी वक्त में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता है, ब्रिटिश एट द सेम टाइम नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालने की कोशिश करती है। तो शुरुआत में देखेंगे कि जब 1905 में 1905 में जब बंगाल को स्प्लिट कर दिया गया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, तो लोगों ने यहाँ पे बहुत अजीबो गरीब चीज देखने को मिला।
लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, लोगों ने दिन भर फास्टिंग की, प्रोग्राम अरेंज किए, बेयर फुट वो ट्रैवल किए, बेयर फुट वो नंगे पाँव चले, उन्होंने जाकर के हुगली नदी और गंगा नदी जो है उसमें स्नान किया। तो यहाँ पर हमें यूनिटी देखने को मिली। ब्रिटिश इससे परेशान हुए। फिर हमने देखा कि कैसे लोगों ने स्वदेशी और बाइकॉट किया, कि स्वदेशी को अपनाओ और फॉरेन क्लोथ्स को बाइकॉट करो। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको इंडिया के हर हिस्से में पहुंचाओ, हर जगह। बट मॉडरेट का कहना था कि ऐसा नहीं, हम सिर्फ बंगाल तक ही इस चीज़ को रखें। इसी चीज़ को लेकर के इन दोनों के बीच में झड़प हुआ और कांग्रेस के ऊपर में कंट्रोल को लेकर के 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ और कांग्रेस बढ़ गई। बाद में चल के कांग्रेस 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ और लखनऊ पैक्ट में जब बाल गंगाधर तिलक जब रंगून से जेल से छूट करके आए, वो और एनी बेसेंट के कंट्रीब्यूशन से जो है कांग्रेस फिर से बहाल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी का बिहार का दौरा, चंपारण, और फिर वहां से फिर उनका मास पॉलिटिक्स शुरू होता है और फिर एक बार और स्वदेशी मूवमेंट के बाद जनता जो है पार्टिसिपेट करती है मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने देखा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये छोटा छोटा आपको टॉपिक लगेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 के और थीम पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। सो मेक श्योर सबके ऊपर में जब आप नोट्स बनाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को कवर करिएगा ताकि चीज़ें आपकी हो जाए। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा और इंडिया जो है इंडिया और पाकिस्तान के तौर पर फॉर्मेशन होगा। इस वक्त कैसे लोगों का मास मूवमेंट होता है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कैसे बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, टॉपिक को तैयार करना होगा। एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना होगा। बीच में आपको स्वराज पार्टी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, बी आर अम्बेडकर और फिर 1935 का एक्ट, और इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से स्टडी करनी होगी। एक क्रिस्प नोट बना करके रखिए। कीप प्रैक्टिसिंग PYQs, इधर फॉलो यूपीएससी एग्जामिनेशन PYQ और जेपीएससी और किसी भी स्टेट के एग्जाम को बनाते रहिए, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेंस का कर रहे हैं तो मेंस के लिए एक सोर्स और एक नोट्स पे आइए। जब आपको एक बार ओवरऑल टॉपिक समझ में आ गया तो स्टिक टू दी वन टॉपिक और वन नोट और वन सोर्स जिसको बोलेंगे उससे चिपके रहिए और उसको पढ़िए। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंटीग्रेशन कैसे हुआ प्रिंसली स्टेट और उसके बीच में, कैसे सरदार पटेल का रोल और जेएल नेहरू का क्या रोल रहा इंडिया को एक एज अ यूनियन बनाने के लिए। लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ, कैसे इंडिया धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ लैंग्वेज के बेसिस पर, एंड द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु से आंध्रा का अलग होना। फिर धीरे धीरे करके हम सारे अलग अलग राज्यों का बनना, फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बाद में चलकर जवाहरलाल नेहरू का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम देखेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या हुआ। हम किसी एक एक्सिस पावर ना अलाइड पावर को ना ज्वाइन करके हमने न्यूट्रल रहना सीखा, और कैसे नेहरू का ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ये रहा नॉन अलाइन मूवमेंट। फिर इंदिरा गांधी का क्या रोल रहा, इमरजेंसी के बारे में पढ़िए। 1971 का बांग्लादेश का लिबरेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे लिबरेशन हुआ, लिबरेशन में क्या क्या इवेंट्स हुए, किस किस तरीके से हुए। नाउ कमिंग टू दी झारखंड की हिस्ट्री के ऊपर में, तो झारखंड की हिस्ट्री में आदि धर्म, सरना कल्ट जो झारखंड ट्राइब का है, ट्राइबल्स के बारे में, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। मैं नीचे क्वेश्चंस को अटैच कर रहा हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पोर्शन से क्या इंपॉर्टेंट है। सदान के बारे में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नागपुरी लैंग्वेज के बारे में, और इसके साथ और भी कौन से लैंग्वेजेस जो हैं झारखंड के उनको समझ में आना होगा। ट्राइबल का रिवोल्ट्स क्या रहा, चाहे वो झारखंड का फॉर्मेशन में हो या नेशनलिस्ट स्ट्रगल में, क्या रोल रहा ट्राइबल्स रिवोल्ट का। फिर ताना भगत मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस मूवमेंट के बारे में इसके ऊपर में तो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये रहा आपको 2024 का ये पेपर है। 2024 का ये पेपर है, यहाँ देख लें। 2024 का ये पेपर है। इस पेपर में आपको 11 टू 13 जेपीएससी का है। 2024 पेपर ये थर्ड है। सोशल साइंस में ये हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी का। टाइम है आपको 3 घंटा, मार्क्स मिलेगा 200। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री के पेपर को लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में आपको अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। आप पॉज करके वीडियो को बारी बारी आराम आराम से पढ़िए, हर चीज़ के बारे में यहाँ तक मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये टॉपिक जब आपका यहाँ पे एक बार क्लियर होगा, इस चीज़ को जब आप देख लेंगे, आफ्टर सीइंग दिस मैं फिर से दूसरे टॉपिक पे आपको ले आ रहा हूँ।
ये टोटल फिर से आपको हिंदू रिमैरेजेस एक्ट के ऊपर में है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था 1942 के टाइम पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस ऑफ द एसोसिएशन नॉट महात्मा गांधी से संबंधित कौन नहीं है। ऐसे कर करके आपको टोटल 10 यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि ये जो टोटल 10 है, यहाँ 10 तक आपको एमसीक्यूज मिले हैं। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं स्पेशली बना रहा हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक है सिलेबस का। आपसे पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन थीम था, उसमें सब टॉपिक है ओरिजिन, एक्सटेंट, फीचर्स, इनसे आपको सवाल मिला। नाउ क्रिटिकली एनालाइज द मार्केट रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अगेन मेडिवल से क्वेश्चन है, मेडिवल इंडिया से डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी हमने अभी देखा, और कैसे उनका मार्केट रिफॉर्म था। मिलिट्री रिफॉर्म, तो मार्केट रिफॉर्म अभी आया, हो सकता है कि मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में आगे क्वेश्चन आ जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो सिलेबस में दिया है उस टॉपिक को एकदम तैयार करके रखिए, अच्छे से 300 400 500 वर्ड्स में लिख करके वो आंसर रहना चाहिए। देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना है और आपको 80 नंबर का यानी 40 नंबर का एक क्वेश्चन। क्या लगता है कि आप एक पेज में लिख करके चले आएंगे, हो जाएगा? नहीं, एटलीस्ट 500 600 700 800 जितना मैक्स हो पाए कोशिश करिए कि जो मेन थीम है अलाउद्दीन खिलजी और उनका मार्केट का रिफॉर्म, वो चीज आपको कवर होना चाहिए। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। फिर आपसे पूछा है 1857 का रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है आपको 1857 टॉपिक में, और 1857 का रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। आपको इसमें कमेंट करना है इस स्टेटमेंट के ऊपर में कि ये कहा किसने, इसके बारे में क्या है, कौन है, कैसी है, 1857 के बारे में पूरे डिटेल में चीजों को पढ़ना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो झारखंड वाला पोर्शन था, ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा। ट्राइबल रिवोल्ट थीम है, लेकिन बिरसा मुंडा हर एग्जाम में, चाहे ये 11 to 13 हो या इससे पहले वाला हो या बैकलॉग वाला हो, हर जगह बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। कि ट्राइबल रिवॉल्ट जो बिरसा मुंडा ने शुरू किया, एक्सप्रेस्ड करिए एंजाइटीज एंड पीजेंट इन रिलीजियस आइडियम्स, धार्मिक मुहावरों को इसमें कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। तो बिरसा मुंडा को अपना थीम बना करके झारखंड के नोट्स को रेडी करिए, और बिरसा मुंडा का कैसा ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ है। अनदर वीडियो में मैं आऊंगा, फिर ज्योग्राफी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा और बहुत लंबा होता जा रहा है, सो इसको मैं छोटा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक जो वीडियो मैंने बनाया है आपको समझ में आया होगा। खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करिए, चीज़ें होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम जो है कोई एलियंस निकालते, नहीं, हम लोग ह्यूमंस ही हैं। हमारे आज जो सर्विस में लोग बैठे हैं वो भी ह्यूमन ही हैं। सो एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के साथ आपको कंसिस्टेंसी रहना होगा, कंसिस्टेंसी रखना होगा। ये नहीं कि आज मन किया तो आज एक दिन पढ़ लिए 4 घंटा, 4 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद अगले दिन से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रेक लीजिए, हफ्ते में एक दिन का ब्रेक लीजिए, रिवाइज करिए, अपने टाइम को, शेड्यूल को बनाइए। पॉसिबल हो सके तो निगेटिव पीपल, अपने दोस्तों से दूर रहिए, वैसे दोस्त जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रह करके आपका फ़ायदा उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे आपके साथ, एंजॉय करेंगे, और जब काम हो जाएगा तो आपसे बात तक नहीं करेंगे। तो ऐसे दोस्तों से तो बिल्कुल एकदम दूर दूर रहिए। निगेटिव पीपल का ज़िंदगी से निकल जाना ही बेटर है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। कोई अगर ऐसा आपके लाइफ में कर रहा है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम, एकदम दूरी बरकरार रखिए, मिलने की ज़रूरत नहीं है। खुद के ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी लाइफ है, किसी के बात से बहुत अफेक्ट भी नहीं हो जाना है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। खुद को स्ट्रांग बनाइए, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करिए, अपने मसल यानी अपने शरीर पे काम करिए, और तीसरी चीज़ है मनी, और अपने पैसे के लिए काम करिए। कि अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है, अगर आपके पास माइंड है, अगर आपके पास मसल है, यानी कि अगर आपके पास सेहत है और आपके पास मनी है, तो फिर आप दुनिया के खुशहाल आदमी हैं, आप बहुत हेल्दी हैं। तो अपने माइंड पे काम करिए, अपने माइंड का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने की कोशिश करिए। बिला वजह पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आलतू फालतू नहीं। जब आप स्टेबल होंगे, जब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी, बनेगी, तब फिर करके दिखाएंगे। सो तब तक
अपने लाइफ को बैलेंस बना करके रखिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त की कदर करिए, लोगों से मिलिए, मुस्कुरा के बात करिए, अच्छे से वेल बिहेव करिए, रिस्पेक्ट करिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करिए, हर किसी से बहुत अच्छे से। आपसे लोग करे ना करे, लेकिन आप अपना एक बिहेवियर बनाइए, क्योंकि आने वाले आज जो आज हम और आप एस्पिरेंट हैं, आगे चल के हम ऑफिसर बनेंगे। हम आज किसी से नहीं मिलते, बट नौकरी के बाद आप हर दिन 100 लोगों से, क्या 1000 से, हो सकता है लाखों से मिले। प्रोग्राम होगा, शोज होंगे, गवर्नर्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो उनकी ड्यूटी होगी। इन सब चीज़ों में जो अपने आप की जी, जो ये आपका जो मेंटल है ना, इस दिमाग को ओपन करिए, ठीक है, और इस दिमाग को पॉजिटिव में लेके चलिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ के ऊपर में, नहीं। बी पॉजिटिव। अपने साथ में रहने वाले लोगों को पॉजिटिविटी फैलाइए, उनको आपके साथ रहने पे शर्मिंदगी फील ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साथ में रहने के बाद जो बगल वाला आदमी उसको नीचा फील कराते हैं। मैंने ये कपड़े पहने हैं, मेरे पास ये शूज़ है, मेरे पास वो शूज़ है, लेकिन जब उनके हकीकत ज़िंदगी को देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसे नहीं है, अंदर से वो खोखले इंसान होते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ, जिनके पास जो दिखाने के लिए बहुत दिखाते हैं, बट उनके लाइफ में जब आप इंटरनली झांकते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग। बस उन्होंने एक दुनियावी चादर को ओढ़ लिया है, बस ये दिखाने के लिए कि उनके पास बहुत कुछ है। बट जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि उनका ज्ञान कितना है, उनके अंदर उन्होंने कितनी स्टडी की है, कितनी पढ़ाई की है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे। हमारे पढ़ाई से हमारी जो ज़िंदगी है वो बदले, हमारे साथ साथ हमारे परिवार की ज़िंदगी बदले, तब फिर हम समाज को बदलेंगे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस सीरीज़ में, इस मुहिम में